मैनेजर मूर्ति ने जल्दी से शिवा की तरफ देखकर पूछा, शिवा नाम है ना तुम्हारा? मेरी बात मानो और चलो जल्दी से कालीचरण जी से माफी मांगो और मीनाक्षी को यहाँ थोड़े दिन और काम करने दो। मैनेजर मूर्ति की बात सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, और अगर मैं ना कहूं तो? पहले तो ये सुनकर मैनेजर मूर्ति हैरान रह गया, फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी हो, तुम्हारी बहन ये काम छोड़कर नहीं जा सकती। कालीचरण जी हमारे यहाँ के सुप्रीम मेंबर हैं। जब तक वो चाहते हैं कि तुम्हारी बहन उनकी खिदमत करती रहे, तब तक मीनाक्षी यहाँ से नहीं जा सकती। ये चांदनी बार का नियम है। मैनेजर मूर्ति के बगल में खड़ी रोहिणी ने उसकी बात को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा मैनेजर साहब, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ऐरी गैरी जगह है जहां तुम कभी भी मुंह उठाकर चले जाओगे और कभी भी मुंह उठाकर आ जाओगे? वैसे भी ये तो मीनाक्षी की किस्मत है जो कालीचरण जी उस पर इतना मेहरबान है। रोहिणी की बात सुनकर शिवा ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपनी ये बकवास। शिवा को नहीं लगा था कि उसकी बहन के लिए इस पार्ट टाइम जॉब को छोड़ना इतना मुश्किल होने वाला है। अगर शिवा चाहता तो 1 मिनट में उन सब की हड्डियों का चूरन बना सकता था, लेकिन वो अपनी शक्तियों को इन बेकार के लोगों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इसीलिए शिवा ने मैनेजर मूर्ति को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं आज रात अपनी बहन को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, इसलिए फजूल की बातें करना बंद कीजिए और ये बताइए कि उसके बदले में आपको क्या चाहिए। शिवा की बात सुनकर कालीचरण का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना सर उठाया और शिवा को घूरते हुए क्रूर नजरों से देखने लगा। अगर शिवा की जगह कोई और होता तो उसकी नजरों से डरकर अब तक अपना सर झुका लेता। कालीचरण को गुस्से में देखकर तो मैनेजर मूर्ति की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वहां मौजूद दूसरे नौजवान कालीचरण से डरने वाले नहीं थे। उनमें से कुछ तो उस पर भी हंसने लगे थे। तभी किसी ने कालीचरण को ताना मारते हुए कहा, कालीचरण जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उस लड़की पर थोड़ा सख्ती दिखाइए। अब देखिए, वो तो यहाँ से फुर्र होने वाली है। अभी पहले की बात खत्म नहीं हुई थी कि दूसरे ने कहा, अरे यार, उस जैसी कमसिन कली आजकल कहाँ देखने को मिलती है। कालीचरण जी तो कितने सालों से उससे प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। वैसे अफसोस की बात है, इतने महीनों से कालीचरण जी केवल उसकी खूबसूरती को निहारते रहे। उन्होंने उस खूबसूरती का जायका तो लिया ही नहीं। दूसरे को देखकर तीसरे ने कहा, अरे अफसोस की कोई बात नहीं है कालीचरण जी, आज उस बज़्ज़ात और एहसान फरामोश लड़की की यहाँ आखिरी रात है ना, तो उसे घसीट कर यहीं इस कमरे में ले आइए और उसके साथ यहाँ सबके सामने मजे कीजिए। वैसे भी आपको तो इन सब चीजों का काफी अनुभव है। इस पर अगले ने कहा, अरे मुझे तो लगता है कालीचरण जी बस डींगे हाँकते हैं, इनसे होता जाता कुछ भी नहीं है। मेरी मानो तो यहाँ उसे लेकर आओ और उस बज़्ज़ात के साथ उसके भाई के सामने ही मजे करो, देखना मजा दोगुना हो जाएगा। जब तक उन लोगों की बातें खत्म हुई तब तक उस कमरे का माहौल और ज्यादा बेहुदा हो चुका था। यहाँ तक कि कुछ नौजवान तो सीटियां भी बजाने लगे थे। उन सभी की बातें सुनकर शिवा ने पलटकर उन नौजवानों की ओर देखा और फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम बज़्ज़ात किसे कह रहे थे? शिवा जैसा एक आम लड़का उनके इलाके में उन्हीं के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा था। इस बात पर एक नौजवान काफी गुस्सा हो गया। उसने जल्दी से एक शराब की बोतल उठाई और उसे शिवा पर फेंक कर चिल्लाते हुए कहा, तेरी माँ को हरामखोर। उस नौजवान की बोतल फेंकते ही मैनेजर मूर्ति और रोहिणी दोनों ही ये सोचते हुए घबराने लगे कि अगर वो बोतल शिवा के माथे पर लग गई तो कहीं वो मर ना जाए। हालांकि ये सब काफी जल्दी में हुआ, इस वजह से उन्हें सोचने का ज्यादा समय ही नहीं मिला। लेकिन शिवा के रास्ते में जितने भी लोग थे सभी खुद के बचाव के लिए जल्दी से झुककर जमीन पर बैठ गए ताकि वो बोतल उन्हें ना लगे। केवल शिवा ही था जो वहां डटकर बिना किसी हलचल के खड़ा था, मानो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जैसे ही वो बोतल शिवा के करीब आई, उसने फुर्ती से अपनी 2 उंगलियों से उस बोतल को पकड़ लिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब बुत की तरह स्थिर खड़े शिवा ने अपने हाथों को उठाकर उस बोतल को रोक लिया। उस कमरे में मौजूद हर एक शख्स ये देखकर हक्का बक्का रह गया। जिस सफेद कोट पहने आदमी ने शिवा पर बोतल फेंकी थी, सबसे पहले वही होश में आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, तू सच में मरना चाहता है? उसकी बात सुनकर शिवा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरा तो नहीं पता,
लेकिन मुझे लगता है कि तू जरूर मरना चाहता है। इतना कहकर शिवा ने वाइन की बोतल दोबारा उसी आदमी की तरफ हल्के हाथ से फेंक दी और अगले ही पल कांच के टूटने की एक जोरदार आवाज के साथ वो बोतल उस आदमी के सर पर जा लगी। उस आदमी ने दर्द में कराहते हुए कहा, आह, मेरा सर। इतना कहते ही वो आदमी अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसके सफेद कपड़े वाइन और खून से लथपथ हो गए और उसकी खोपड़ी खुलकर 2 हिस्सों में बंट गई। वाकई में वो मंजर देखने में इतना ज्यादा भयानक था कि उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उनमें से एक ने गुस्से में कहा, इसकी इतनी हिम्मत, मार डालो इसे। तो दूसरे ने कहा, इस जलील को सच में मौत चाहिए, जिंदा मत छोड़ना इसे, इसके दोनों हाथ काट डालो। उस कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग शहर के नामी गुंडे थे। वो लोग दूसरे को परेशान करने और उनकी जिंदगी हराम करने का ही काम करते थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ तो लोगों को बड़ी बड़ी इमारतों से कूदने के लिए मजबूर कर देते थे। वो सभी अपनी ताकत और घमंड के नशे में चूर ऐसे हैवान बन चुके थे जिन्हें किसी से डर नहीं लगता था। फिर शिवा तो वैसे भी उन सब के बीच बिल्कुल अकेला था। उससे कौन डरने वाला था। वो सभी एक साथ शिवा पर हमला करने के लिए आगे आए। यहाँ तक कि उनमें से एक लंबा आदमी तो टेबल पर चढ़ गया और उसने उछलकर अपने घुटने से शिवा की ठोड़ी पर वार कर दिया। ये सब देखकर शिवा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हालांकि जाहिर सी बात थी, उन सभी लोगों ने थोड़ी बहुत कलरी पाइटो युद्ध कला सीखी हुई थी ताकि अगर कभी लड़ाई हो तो वो उसमें भाग ले सकें। लेकिन उनकी सीखी हुई कला शिवा की चमत्कारी दिव्य शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं थी। शिवा ने अपने एक पैर को उठाकर सीधा उस लंबे आदमी की नाभि पर दे मारा, जिसकी वजह से ठीक किसी बड़े विस्फोट की आवाज आई और वो लंबा आदमी खून की उल्टियां करता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। तभी एक मोटा हट्टा कट्टा सा आदमी शिवा को मारने को आगे बढ़ा। उसका वजन लगभग 100 किलो तो आराम से रहा होगा, लेकिन शिवा ने अपनी चमत्कारिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में एक मुद्रा बनाई और बिना ज्यादा ताकत लगाए उस आदमी की छाती के बीचों बीच हमला किया और देखते ही देखते वो आदमी हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उस मोटे आदमी के दीवार से टकराते ही दीवार में एक गहरी लंबी दरार आ गई और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये सब देखकर रोहिणी और उसके साथ की बाकी सभी लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और दरवाजे से बाहर की तरफ भागते हुए कहा, अरे कोई तो इस लड़ाई को रोको, जल्दी किसी को बुला कर लाओ। हालांकि मैनेजर मूर्ति भी कलरी पाइटू कला का जानकार था और बार में होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों में अक्सर बीच बचाव किया करता था, लेकिन आज अपने सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। वो समझ चुका था कि अब मामला हद से आगे बढ़ चुका है, इसलिए वो जल्दी से उस कमरे से भागकर बाहर गया और उसने घबराते हुए किसी को फोन करके वहां जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। वहां उस कमरे में शिवा ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को आपस में बंद कर मुट्ठी बना ली और उन अमीरजादों पर रहम दिखाए बिना किसी भूखे और गुस्सैल शेर की तरह टूट पड़ा। उनमें से कुछ को तो शिवा ने उठाकर उनकी कमर को अपने घुटने पर मारकर चकनाचूर कर दिया। एक के बाद एक उन लोगों की हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी और शिवा का गुस्से से हुंकारना सबको अंदर तक हिला रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में वहां जितने भी लोग थे सभी जमीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। कुछ लोगों का तो शिवा के सिर्फ एक तमाचे से पूरा का पूरा जबड़ा हिल चुका था और चेहरा सूजकर मोटा हो चुका था। उनकी शक्ल तक पहचानने में नहीं आ रही थी। उनमें से कुछ तो डर के मारे रोने भी लगे थे। शिवा के सामने बस एक ही इंसान खड़ा था और वो था कालीचरण नाम्बियार। क्या कालीचरण नाम्बियार कर पाएगा शिवा का सामना और रोक पाएगा उसके कहर को? ऐसी बात नहीं थी कि कालीचरण कोई ताकतवर इंसान था, बस शिवा ने उस पर अभी तक हमला ही नहीं किया था, इसीलिए वो अब तक वहां खड़ा था। कमरे का नजारा देखकर उस वक्त कालीचरण का चेहरा किसी मरे हुए इंसान से भी ज्यादा बदसूरत लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ साफ झलक रहे थे। शिवा का भयंकर रूप देखकर उसके पांव अपनी जगह पर जमकर कमजोर पड़ चुके थे, मानो उनमें जान ही बाकी ना हो। लेकिन फिर भी उसने गुस्से में दांत पीसते हुए शिवा से कहा, तू मरेगा। क्या तू जानता भी है कि मैं किस खानदान से हूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की? अब तो बस देखता जा बच्चू। कालीचरण की चुनौती को स्वीकार करते हुए शिवा ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और बिना किसी हाव भाव के साफ साफ कहा,
ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ। बुलाओ जिसे बुलाना है, जिसे फोन करना है, मैं यहीं बैठा हूँ, करो। हालांकि शिवा को फालतू में किसी से लड़ने का शौक नहीं था, लेकिन अब जो लड़ाई उसने शुरू की थी उसे खत्म तो करना ही था। वो खुद के लिए परेशान नहीं था, उसके लिए उन्हें मारना तो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसकी बहन और उसके पिता सामान्य लोग थे, इसीलिए वो इस मामले को ऐसे ही छोड़कर अपने दुश्मनों को खुद पर या खुद के परिवार पर हमला करने का मौका नहीं दे सकता था। शिवा की बात सुनकर कालीचरण को लगा मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवा इतना ज्यादा साहसी होगा कि वो कालीचरण को चुनौती देकर किसी को मदद के लिए बुलाने को कहेगा और खुद वहीं बैठकर उनका इंतजार करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो शिवा से कुछ कह पाता, शिवा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शिवा के जोरदार तमाचे के कारण कालीचरण हवा में उछलता हुआ कुछ फीट दूर जाकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। फिर शिवा ने गुस्से में जलते हुए चिल्लाकर कहा, सुना नहीं कालीचरण, मैंने कहा बुलाओ जिसे बुलाना है, अभी के अभी बुलाओ। शिवा के मुंह से एक बार फिर चुनौती सुनकर कालीचरण ने अपने चेहरे को ढक लिया। हालांकि वो शिवा से लड़ना चाहता था और उसे मारना भी चाहता था, लेकिन शिवा की आंखों में देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं शिवा को ऐसा तो नहीं लग रहा कि पूरे कोयम्बटूर शहर में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालीचरण ने जल्दी से किसी को फोन लगाना शुरू कर दिया। आखिर किसे फोन लगा रहा था कालीचरण? किससे मदद मांगेगा कालीचरण? अब किसका सामना होने वाला है शिवा से?